हेलो, दिस इज़ दीपशिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा स्क्वायर। एंड मेरा आज का टॉपिक मैं बोलूँगी पीरियोडिसिटी एंड एटम का। क्लास सेकंड है ये, लेकिन मैं आज ज़्यादातर पोर्शन एटम का लूँगी क्योंकि पीरियोडिसिटी एंड एटम दो ऐसे चैप्टर हैं हमारी केमिस्ट्री के, या फिजिक्स में भी हम एटम यूज़ करते हैं। एटम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, ये इतने बड़े चैप्टर हैं और इतना ज़्यादा पोर्शन इसमें यूज़ होता है, तो इसको अच्छे से ही समझेंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। बट ज़्यादा डीप जानू नहीं जाऊंगी क्योंकि आपको ओवरऑल समझना है। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है एटम। ये सेकेंड क्लास है मेरी। एटम में रिलेटेड जितने भी हमारे साइंटिस्ट आए, जितने जैसे कि हमारे जॉन डाल्टन सर आए, ब्रिटिश टीचर थे ये। इन्होंने अपनी थ्योरी 1808 में दी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे जो एनसीईआरटी बुक में है उसमें भी गिवन है कि इंडिया ने 400 बीसी मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 400 साल पहले ही बता दिया था कि कोई एटम है। लेकिन थोड़ा मतलब उन ग्रंथों वगैरह पे नहीं जाता हमारा जो एजुकेशन। एक रिलीजन मैं मानती हूँ इसको। तो इसमें क्या है कि जब 80s में मतलब 18th सेंचुरी में जो स्टार्ट हुआ, जो कॉन्सेप्ट थिंकिंग जितना भी हमारा पास जितने भी साइंटिस्ट आए, वो 18 में मतलब एक तरीके से डिस्कवरी पे डिस्कवरी और रिसर्चेस चालू हो रहे थे। तो क्या हुआ उस टाइम पे, जॉन डल्टन सर ने एटॉमिक थ्योरी दी, और उस एटॉमिक थ्योरी से जो लॉज थे हमारे बेसिक लॉज, मतलब लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब डिफाइनाइट प्रोपोर्शन वाला, ये उनसे मतलब सेटिस्फाइड कर रही थी वो थ्योरी, लेकिन फेल हो गई क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जैसे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, और थॉमसन ने भी बहुत चीज़ें आगे बताई। जैसे कि पहले अगर मैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात करूँ, वो किससे हुई थी? वो एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था उन्होंने, सर विलियम क्रूक ने। देखिए यहाँ पे ना मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि जो फेराडे थे, माइकल फेराडे इंडस्ट्री में आए। इंडस्ट्री मतलब इन द सेंस कि जब वो फेराडे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये सारे मैं फिर बोलूँगी 80s में स्टार्ट हो गए थे। जितने भी एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरीज, थ्योरी, हाइपोथेसिस, कंसेप्ट स्टार्ट हुए हुए 80s में हुए हैं। ठीक है। तो जो आप बोलेंगे लेवोशी, नहीं, लेवोशी मतलब थोड़ा उन्हीं 80s के दौर में हमारा ये सब स्टार्ट हो रहा था। लेवोशी 1744 में अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रखा था। इन्हीं के मतलब सराउंडिंग, इन्हीं के आसपास, इसी टाइम पीरियड में हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी थ्योरीज आ गई थी। तो उन्हीं में से एक थ्योरी हमारी जॉन डाल्टन की थी, एटॉमिक थ्योरी बताई। उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी स्टार्ट हुई, हमें नहीं पता था कि हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे हैं। वो हो जाता है, पता चलता है कि अच्छा ऐसा कुछ भी है। जैसे आज के टाइम में थर्ड आई की बात सुनने में आ रही है, और मैं उस पर बिलीव भी करती हूँ क्योंकि मैंने एक ऐसी लड़की देखी भी है। चलो वो बात दूसरी है। आप थर्ड आई के बारे में जानना चाहेंगे तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हाँ, अब आते हैं हम कि माइकल फैराडे 1830 में आए। 1830 में माइकल फैराडे फैराडे आए। उन्होंने बोला कि जब जैसे ही वो इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स को डाल रहे थे, या तो वो डिकम्पोज हो रहा था, लिबरेशन हो रहा था। मतलब कि या तो उस पर कुछ ना कुछ मतलब मैटर जो था वो चिपक रहे थे, या फिर उससे वो जो रोड थी वो डिके हो रही थी, मतलब निकल रही थी, पतली हो जाती थी, उसका उसका वेट हल्का हो जाता था। तो उसी बेस पे वो अपनी डिस्चार्ज ट्यूब, एक जो डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट सामने लेके आए थे। उसी एक्सपेरिमेंट से इन्फ्लुएंस होके सर विलियम क्रूक भी उसी डिस्चार्ज ट्यूब पे वर्क कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी कैथोड और एनोड को लिया। कैथोड और एनोड ये इलेक्ट्रोड हैं, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे नेगेटिव। कैथोड और एनोड पॉजिटिव होता है। ये क्यों होता है मैं आपको ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताऊंगी और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी करूंगी। तो इसको क्या किया, हाई वोल्टेज से जोड़ दिया गया, और
इनको एक डिस्चार्ज ट्यूब में रखा गया और यहाँ पे इन्होंने जिंक सल्फाइड का एक लेप लगा दिया, जिंक सल्फाइड का, क्योंकि ये फॉस्फोरेसेंट लिक्विड था या फॉस्फोरेसेंट मतलब मटेरियल था ताकि इस पे फ्लोरेसेंट दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ से इन्हीं कैथोड रेज पे वर्क हो रहा था और इन्होंने देखा सर विलियम क्रूक्स जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो 1879 में कर रहे थे। 1830 में इलेक्ट्रोलाइट पे बेस फैराडे अपनी बात रख रहे थे। ठीक है, ये जो फैराडे का ही एक्सपेरिमेंट जो इलेक्ट्रोड और कैथोड ले रहे थे वो फैराडे ने ही इस कॉन्सेप्ट थ्योरी को लेके आए थे। अब सर विलियम क्रूक इस पे ही काम कर रहे थे, इसी थ्योरी पे, इसी एक्सपेरिमेंट पे। उन्होंने बताया कि कुछ जो कैथोड रेज की मतलब कैथोड रेज की स्टडी चल रही थी, तो स्टडी में ऐसा तो नहीं है अब जैसे ही सर थॉमसन सर आए उन्होंने बोल दिया कि नहीं ये इलेक्ट्रॉन है। ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये थक चुके थे कि इनविजिबल है और सामने फ्लोरोसेंट दिखा रहा है तो है क्या, ये कैथोड रेज बोला था, उन्हीं की स्टडी हो रही थी। तो जो थॉमसन थे, थॉमसन सर ने बोला कि ठीक है, इनका इस्तेमाल इसी एक्सपेरिमेंट का यूज करके इन्होंने इलेक्ट्रोड के मटेरियल को चेंज किया और जो इसमें देखिए डिस्चार्ज ट्यूब इसका ये मतलब कोशिश करते थे इसमें कम से कम मतलब वैक्यूम करते और गैस भी होती थी इसमें, ऐसा नहीं है गैस पूरी निकल जाती थी और कम से कम इसमें प्रेशर होता था। ठीक है, अब इसकी गैस को चेंज करना और इलेक्ट्रोड को चेंज करके उन्होंने देखा कि जो चार्ज अपॉन मास रेशियो है, चार्ज अपॉन मास रेशियो, ये 1.759 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम हर किसी में दिख रहा था। तो इन्होंने बोला कि ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ये हर किसी में है, मतलब हर किसी में इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की मतलब कैथोड रेज की स्टडी पे थॉमसन ने अपना एक कॉन्सेप्ट रखा, अपनी एक थिंकिंग रखी कि ये चार्ज अपॉन मास रेशियो। अब चार्ज पूछ सकते हैं मैम चार्ज कैसे निकला, ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, वहां से उन्होंने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताया था, वहां से उन्होंने चार्ज बताया था। ठीक है, तो उन्होंने चार्ज अपॉन मास रेशियो बताया कि सब में सेम है, तो ये एक फंडामेंटल पार्टिकल है। मतलब ये जो था एक्सपेरिमेंट ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट था, सर विलियम क्रूक ने इसको परफॉर्म किया और इस कैथोड रेज की स्टडी पे जो थॉमसन थे उन्होंने अलग अलग मटेरियल, अलग अलग कैथोड के मटेरियल को चेंज किया, गैसेस चेंज की, पता किया कि ये जो चार्ज अपॉन मास रेशियो है ये सब में सेम है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। कब हुई, ये जो थॉमसन ने बोला कि ये मतलब फंडामेंटल पार्टिकल है, ये था 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुआ। अब प्रोटॉन के बारे में जैसे प्रोटॉन को बताया किसने, प्रोटॉन की जो डिस्कवरी की वो ई गोल्डस्टीन ने की। लास्ट टाइम यही क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रह गया था, कंफ्यूजिंग नहीं मतलब मैंने अब के बारे में कि अब रिसेंटली ई गोल्डस्टीन को स्पेस मिला या नहीं मिला, लेकिन अब देखा कि हाँ उनको वो मिल गया कि ई गोल्डस्टीन ने उसकी प्रोटॉन की डिस्कवरी की। लेकिन नेम सजेस्ट किसने किया था, नेम सजेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, प्रोटॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, अब आया न्यूट्रॉन। तो रदरफोर्ड इसमें बीच में थॉमसन ने ना अब बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे होंगे एटम में, कैसा होगा। तो उन्होंने प्लम पुडिंग और वाटरमेलन वाला अपना कॉन्सेप्ट दिया। इसमें क्या था, वाटरमेलन में कि चारों तरफ मतलब पॉजिटिव है और बीच में जो मतलब तरबूज के जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है। ऐसे उन्होंने प्लम पुडिंग वाला बताया, मतलब खीर वाला, कि जो चावल है वो इलेक्ट्रॉन है और जो वाइट है वो प्लस है, पॉजिटिव है। और ये एक्सपेरिमेंट प्रोटॉन में भी यूज हुआ, प्रोटॉन की डिस्कवरी में, बस उसमें और भी कम ये प्रेशर किया गया और पता चला कि अब की बार बस ये किया गया कि इन्होंने ना कैथोड
इलेक्ट्रोड थी उसको ना परफॉर्मेटेड किया, मतलब कि पे छेद छेद कर दिए, तो पता चला कि यहाँ पे भी फ्लोरोसेंट दिखा रहा है। तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए पॉजिटिव कोई पार्टिकल होगा, तो प्रोटॉन बोला गया। अब हमारे आए रदरफोर्ड सर। रदरफोर्ड ने बोला कि अल्फा स्कैटरिंग किया। अल्फा स्कैटरिंग में पता चला एल्यूमिनियम फॉइल से एल्यूमिनियम फॉइल रखी बीच में और उस पे इलेक्ट्रॉन की बमबारी की। अल्फा स्कैटरिंग किया। अल्फा से पता चला कि कुछ तो ऐसा है एल्यूमिनियम के फॉइल में कि बीच में से कोई मतलब रे ऐसी आ रही है तो वापस ही जा रही है, ठीक है। सेकंड कि कुछ कुछ ऐसे और कुछ एंगल पे जा रही है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन होंगे। बीच में ऐसा क्या है जो मतलब बिल्कुल वापस भेज रहा है, तो उसको उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस होगा। अब इसके बीच में हमारे आ जाते हैं बोहर सर, जो कि मेरे ख्याल से हमारे जो साइंटिस्ट आइंस्टीन है उनको भी चैलेंज करते हैं। बोहर सर ने 6 पोस्टुलेट्स दिए, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये अभी तक हमारे पास न्यूट्रॉन नहीं आया है, क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1932 में। अभी तक हम रदरफोर्ड की अल्फा स्कैटरिंग पे ही है। न्यूक्लियस पता चल गया था, बीच में न्यूक्लियस है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगी। आपको मेरे टीचिंग स्किल या पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।